हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों का टॉपिक बायोडायवर्सिटी चल रहा है एंड एज यू नो बायोडायवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक in ecology and environment, and already we have discussed various aspects of biodiversity. बहुत सारे उसके एस्पेक्ट की चर्चा हम लोगों ने पहले की है और उसी चर्चा के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कल बात हो रही थी कि बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस पर हमने एक ब्रीफ चर्चा की कि बायोडायवर्सिटी ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थ जो हमें मिलते हैं वो इसी से मिलते हैं। बहुत सारी औषधियां जो मिलती हैं वो इन्हीं से मिलती हैं और उससे भी खास बात यह है कि प्रकृति की सुंदरता इसी से बनी हुई है। प्रकृति की सुंदरता इसी से बनी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखी जा रही। परंतु एक सोचने वाली बात यह है कि आज की डेट में जैव विविधता में ह्रास क्यों हो रहा है। व्हाट द कॉज बिहाइंड दिस ग्रेजुअली बायोडायवर्सिटी डिग्रेडिंग, क्यों ऐसा। ये सोचने वाली बात है ना। बहुत सारे जंतु विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे विलुप्त हो चुके हैं, उनको कभी हम नहीं देख सकते। जैसे आप कल्पना करिए कि आज से 10,000 साल पहले मैमथ हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े हाथी होते थे, आज नहीं दिखते, खत्म हो गए। हो सकता है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हम लोग अपने बच्चों को शेरों की, चीतों की कहानियां सुनाएंगे कि ऐसा होता था, हम लोगों ने चिड़ियाघर में देखा था, परंतु अब बेटा आप नहीं देख पाओगे। तो जरूर पूछेगा कि पिताजी क्यों ऐसा, बाबा क्यों ऐसा, दादा क्यों ऐसा। ऑब्वियस यस पूछेगा। तो उस समय खुद ही एक बड़ा अटपटा फील होगा कि उस ना दिखने के पीछे कारण हम ही हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेजी से बायोडायवर्सिटी में ह्रास हो रहा है। तो जो आज का टॉपिक है वही हमारे अध्ययन का विषय है। अध्ययन का हमारे विषय है जैव विविधता के ह्रास के कारण। जैव विविधता के ह्रास के कारण। causes of या causes for the loss of biodiversity। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जैव विविधता का ह्रास इस समय चल रहा है कि नहीं। और एक इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि इसमें मानव ही सबसे बड़ा कारक है। मानव के लिए ही जैव विविधता का सबसे ज्यादा महत्व है और अपनी सराउंडिंग में व्याप्त इस जैव विविधता को सबसे ज्यादा नुकसान मानव ही कर रहा है। एक सबसे बड़ा दुखद पहलू यही है।
ठीक है। इसका कारण यह है कि मानव का प्रकृति में धीरे धीरे हस्तक्षेप बढ़ रहा है। मानव का प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ रहा है। जैसे जंगल कट रहे हैं, खेत बढ़ रहे हैं, जो खेत थे वे अब मकान बन रहे हैं, वे अब मकान बन रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अर्थात प्रकृति में मानव का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, और जब भी मानव का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो निश्चित ही है कि जैव विविधता घटेगी, उसमें ह्रास होगा। जब जैव विविधता के ह्रास के कारणों पर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण समझ में आता है, दैट इज आवास में कमी या आवास का विनाश। आवास का विनाश। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। आप लोग जानते ही हैं, जैसा अभी मैंने कहा कि इस समय प्रकृति में केवल मानव का ही ज्यादातर विकास हो रहा है। मानव का विकास प्रकृति में इस समय सबसे तेज हो रहा है, और मानव एक ऐसा प्राणी है कि जो प्रकृति में व्यापक परिवर्तन लाता है, और मानव की आवश्यकताएं अलग तरह की हैं भाई। जैसे मानव के लिए मकान चाहिए, और मकान ही नहीं चाहिए, मकान बड़े बड़े होने चाहिए। मकान बड़े ही नहीं होने चाहिए, मकान सुंदर भी होने चाहिए, फर्नीचर भी होने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो रिजल्ट क्या होगा कि जंगल कटेंगे। सबसे पहले मकान बनने के लिए जमीन चाहिए। यदि जमीन पर जंगल है तो जंगल कटेंगे, फर्स्ट। सेकंड, यदि जमीन पर खेत है, खलिहान है, तो वे हटेंगे, वे रिप्लेस होंगे, है कि नहीं? तो जरा सोचिए, कोई जंगली एरिया है जहां एक बड़ा जंगल का विस्तार देखा जा रहा है, और इस जंगल में विविध किस्म के जीव जंतु रह रहे हैं। बड़ा क्षेत्र है, बड़ी मात्रा में जंगली जीव जंतु रह रहे हैं, परंतु प्लान ये हुआ कि भाई जंगल इतना साफ कर दिया जाए और यहां साफ करके घर बना दिए जाए। क्यों सुरेश? सुरेश, आप भी कह रहे थे एक बड़ा घर बनना चाहिए सर। तो एक घर यहां पर बनने लगे, यहां फैक्ट्रियां लगने लगी। तो जरा सोचिए, यहां पर जो जंतु होंगे ये अब कहां जाएंगे? अब ये भाग के हो सकता है इधर एरिया में जाएं, और यहां पर तो पहले हैं ही, तो यहां से जंतु विस्थापित होके गए और यहां पर संसाधनों की कमी हुई, यहां पर उनके आवास छिन गए, दूसरे के आवास में पहुंचे, और यहां पर इन्हें खाने के लिए, पीने के लिए, अनेक चीजों के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ा, और इस क्रम में बहुत सारे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है? जरा सोचिए, भारत में ही आज से 100 साल पहले जो झारखंड रीजन है, जहां पर छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है, और वहीं पर जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, बहुत सारे शहर बसे। यह एरिया पहले मोस्टली जंगल था, पर देखते देखते जंगल खत्म हो गए। जरा सोचिए, भिलाई पहले एक छोटा गांव था जिसके चारों ओर जंगल थे, परंतु धीरे धीरे वह जंगल सिंक करता गया, खत्म होता गया। ऐसे विश्व में अलग अलग भागों में, है कि नहीं?
और जब भी जंगल कटेंगे तो जीव जंतुओं का विनाश होगा। बहुत सारे पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे, वनस्पतियां गायब होंगी, जंतु गायब होंगे और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। आज स्थिति ये है कि जिस तेजी से जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, यदि यही बना रहा तो बहुत सारे जंतु तो अगले कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मानव के दखलंदाजी के परिणाम स्वरूप उनका आवास छिन गया। ठीक है, इसको कुछ फैक्ट्स के अनुसार भी आप लोग समझ सकते हैं, नोट कर लीजिए उस फैक्ट्स को। एशिया के उष्णकटिबंधीय देशों में, नोट करिए, एशिया के उष्णकटिबंधीय देशों में 65% वन्य जीवों के आवास नष्ट कर दिए गए हैं। 65% वन्य जीवों के आवास नष्ट कर दिए गए हैं। इसमें विशेष रूप से बांग्लादेश, जहां लगभग 94%, हांगकांग जहां लगभग 95%, हांगकांग 95%, श्रीलंका जहां लगभग 85%, श्रीलंका जहां 85% और वियतनाम जहां 80% तक वन्य जीव आवास नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। आगे लिखिए, सामान्य दशाओं में छोटी संख्या में मिलने वाले, सामान्य दशाओं में छोटी संख्या में मिलने वाले जीव समुदाय वंश वृद्धि में पर्याप्त सक्षम नहीं होते। विश्व में वन, आर्द्रभूमि तथा अन्य बड़े जैविक संपन्नता वाले पारिस्थितिक तंत्र मानव जनित कारणों से लाखों प्रजातियों के विलुप्त होने की समस्या से जूझ रहे हैं। आवासों का विनाश करके मानव ने न केवल प्रमुख जातियों को विलुप्त किया है, बल्कि अनेक ऐसी जातियों का भी विलोपन कर दिया है, जिनसे हम आज तक अवगत नहीं थे। मतलब बहुत सारे तो हमें पता ही नहीं कि कुछ था ऐसा, परंतु इस क्रम में अपने आप धीरे धीरे खत्म हो। फिर इसके साथ साथ आवासों का बिखराव एक दूसरा जो कारण है, आवासों का बिखराव। ये तो ये हुआ कि जैसे इसमें हमने कहा कि मान लो एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर विविध प्रकार के वनस्पति जीव जंतु रह रहे हैं, और इस पूरे क्षेत्र को धीरे धीरे आपने कंटिन्यूअसली इंक्रोच करते गए और यहां पर आपने खत्म कर दिया, तो ज्यादातर इस एरिया से जंतु वनस्पति खत्म हो। पर जरा सोचो, यह एक बड़ा क्षेत्र है
और इससे आप बीच में से एक सड़क गुजार दें, रेल लाइन गुजार दें, तो अब ये जंगल बीच से कट जाएंगे तो यह क्षेत्र अलग हो गया और यह क्षेत्र अलग हो गया। इसका प्रभाव यह होगा कि जंतुओं का निर्विघ्न रूप से आना जाना नहीं हो पाएगा। जो जंतु इस जंगल में पूरे स्वतंत्र रूप से घूमते थे, कहीं पर आते जाते थे, अब उनका उस स्वतंत्रता के साथ आना जाना नहीं हो पाएगा। इट क्रिएट प्रॉब्लम। परिणाम यह होगा कि इससे उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, उनके हेल्थ प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे वे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। आप लोग टाइम टू टाइम कभी कभी सुनते होंगे, विशेष रूप से आसाम के क्षेत्र में, केरला के क्षेत्र में या देहरादून के क्षेत्र में जब ट्रेन जाती हैं तो अनेक अवसरों पर हाथियां जब ट्रैक से गुजर रही होती हैं तो वे दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। दे फेस एक्सीडेंट। ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। इसी तरह से जैसे सड़क जा रही, जरा सोचिए, एक लंबा सांप है जो इस सड़क से यहां पे जा रहा है, इस साइड में, यहां अंदर पहुंचा और तभी एक तेज गति से ट्रक या बस या कोई व्हीकल आ गया और पता चला इसकी पूंछ को दबाता हुआ निकल गया, घायल हो गया, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिजल्ट यह होगा कि वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ऐसे इन एक्सीडेंट्स बार बार हो तो धीरे धीरे प्रॉब्लम हो जाएगी और ऐसा हो रहा है। मैंने अनेक क्षेत्रों में इस चीज को देखा है बड़े ही नजदीक से। आप कभी जंगली एरिया से गुजरिए तो सड़कों पर ऐसे बहुत सारे जीव जंतुओं का एक्सीडेंट मिलेगा जो सड़क पार करने में मर जाते हैं। कभी कभी तो आप लोग सिंपल सड़क पर देखते होंगे, कुत्ते वगैरह, बिल्ली सड़क पार करने की कोशिश में प्रायः मर जाती हैं। तो उनके आवास बिखर गए तो प्रॉब्लम होने लगती है, धीरे धीरे जैव विविधता प्रभावित होने लगती है। जैव विविधता में जंतुओं का जब आना जाना रुकता है तो वनस्पति का वितरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि बहुत सारे वनस्पति के फलों को कुछ विशिष्ट जंतु खाते हैं। वे खाकर कहीं पर एक्सक्रीट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं तो वे फिर वहां पर पौधे उग जाते हैं। जब वो जंतु खत्म होता है तो पौधा खत्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार पक्षी पीपल के पेड़, पीपल के बीज, बरगद के फल और बहुत सारी चीजें खाती रहती हैं और जाकर कहीं दूर एक्सक्रीटा करती हैं, तो परिणाम यह होता है कि वहां पर कुछ नए किस्म के जंतु आते। तो यहां पर बिखराव भी देखा जा रहा है। या फिर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, भारत के उत्तर में हिमालय के तलहटी के साथ साथ, जैसे हिमालय पर्वत है, आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी, मैंने अभी लास्ट क्लासेस में लिया था, तो उसी के साथ साथ इसके यानी कि शिवालिक के इस तलहटी वाले भाग में एक पतली पट्टी तराई की पाई जाती है। तराई जो अत्यंत घने जंगलों का क्षेत्र है, पहले इस पूरे क्षेत्र में कंटिन्यूअसली फैला हुआ था, परंतु मानव के दखलंदाजी का प्रभाव यह रहा कि इस क्षेत्र में जगह जगह जंगल कट गए और बीच बीच से यह क्षेत्र गायब हो गए। बीच बीच से यह क्षेत्र ब्रेक कर गए। देखिए आप लोग, अब परिणाम यह होगा कि जंतुओं का स्वतंत्र रूप से आना जाना कैसे हो पाएगा भाई? अब यहां पर खेत होने लगे, बीच बीच में खेत हो गए,
तो यहां पर आवास का ही विनाश नहीं हुआ, आवास का बिखराव भी हुआ है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जंतु खत्म हो जाते। ठीक है, तो ये आप लोग दूसरा कारण ध्यान रखिए। तो तीसरा महत्वपूर्ण कारण इसके साथ एक और भी है, और वह है वन्य जीवों का अवैध शिकार। वन्य जीवों का अवैध शिकार एक बड़ी खास बात है। आप लोग कहेंगे भी कि सर शिकार से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा तो शिकार तो पहले से भी होता रहा है। बिल्कुल बच्चों, शिकार पहले से होता रहा है, परंतु पहले शिकार कुछ सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता था। जैसे प्रकृति में एक सामान्य नियम है कि कोई भी शिकारी जंतु केवल अपने उदर पूर्ति के लिए, यानी कि अपनी बेसिक नीड की फुलफिलमेंट के लिए शिकार करता है। पेट उसका भर गया, फिर उसके बाद वह शिकार नहीं करता है, खा के आराम से सोता है। जैसे शेर, चीता, ये बड़े हिंसक प्राणी हैं, कोई बात नहीं, परंतु जब ये शिकार करके खाना खा के बैठ जाते हैं तो उसके बाद ये फिर सामान्य रूप से शिकार नहीं करते। क्लियर? परंतु मानव ही एक ऐसा प्राणी है, मानव भी शिकार करता था, मानव भी शिकार करता था, पर आज से 10,000 साल पहले मानव जब शिकार करता था तो वह भी इस नियम, प्राकृतिक नियम को फॉलो करता था। परंतु जैसे जैसे समय गुजरा तो शिकार मानव की उदर पूर्ति का ही माध्यम नहीं रहा, बहुत सारे लोगों के लिए यह इंटरटेनमेंट का माध्यम हो गया। आप लोग कभी 60s 70s की मूवी देखिए, तो 60s 70s की मूवी में अक्सर हीरो को, हीरो के दोस्तों को, हीरोइन को कभी कभी जंगल में शिकार करते हुए दिखाया जाता था, और बड़े ही उसको मतलब शान शौकत के साथ दिखाया जाता था। आप कभी ध्यान दीजिएगा। और उसमें कभी कभी लोग बंदूक लेके खड़े होके राय बहादुर, राय ज्यादा देखिए शिकार करते हुए, बंदूक लिए हुए होंगे और नीचे एक टाइगर या लोयन बेचारा मरा हुआ लेटा हुआ होगा। ये बड़ा ही मतलब उनके लिए गर्व की बात होती थी। तो इंटरटेनमेंट जुड़ गया इसमें, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इसी तरह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मानव जीव जंतुओं का शिकार उदर पूर्ति के लिए नहीं, अपने टेस्ट के लिए करने लगा। कि भाई अरे जंगल में जाएंगे, वहां पर शेर को मारेंगे, हिरन को मारेंगे, वहीं पर हम लोग भून भून के मीट खाएंगे, ये और बहुत सारी चीजें आप लोग इसको भी मूवीज में देखते होंगे, पुरानी मूवीज में। तो जब इंटरटेनमेंट हो गया, एक माध्यम हो गया, तो अनियंत्रित ढंग से होने लगा। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताऊं। ये 1930-40 के आसपास की बात है। एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था आसाम के क्षेत्र में, जो गैंडों के केवल जीभ को खाता था, ओनली उसके टंग को खाता था, और इसके एवज में लगभग प्रत्येक दिन एक गैंडे का शिकार होता था। नहीं तो पहले उस पूरे आसाम के रीजन में बहुत सारे गैंडे हुआ करते थे, हजारों हजारों गैंडे हुआ करते थे, परंतु आज की डेट में केवल कुछ 100 बचे हुए। कारण मानव द्वारा शिकार किया जाने लगा। उसमें जो तीसरी बात, इंटरटेनमेंट तक भी ठीक थी, जो तीसरी बात जुड़ गई, व्यवसायीकरण। लोगों ने व्यवसाय बना लिया, कमर्शलाइजेशन, कि भाई शेर की जो खाल है
घरों में सजाने के काम आएगी। हाथियों के 2 दांत हैं, उससे बहुत सारे सुंदर क्राफ्ट की चीजें बनेंगी। या फिर जो पोलर बियर हैं उनकी खालें, उसके फर जो होंगे उससे स्पेशल ड्रेस बनेंगी। परिणाम यह हुआ कि बड़ी मात्रा में हंटिंग शुरू हो गई। जैसे जब यूरोपियन कनाडा, यूएसए अनेक क्षेत्रों में गए तो उन्होंने बड़ी मात्रा में पोलर बियर का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि पोलर बियर की खाल, वो जिसे फर कहते हैं या समूर भी बोला जाता है, उसका यूरोप में भारी मांग थी। ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जंतुओं को मेडिसिन से जोड़ दिया गया भाई, कि इनमें औषधि गुण होता है। जैसे आप लोगों ने गैंडे की नाक पर जो उसका सींग होता है, एक सिंगी गैंडा जो होता है राइनो, उसके नाक पर जो एक सींग होती है, उसका चीन की औषधि प्रणाली में बहुत ज्यादा महत्व। चीन की औषधि प्रणाली के अनुसार माना जाता है कि उसके घिस के उसके खाने से सेक्स पावर बढ़ती है, यूफोरिक इफेक्ट आता है। या फिर इसी तरह से टाइगर की हड्डियों को खाने से यूफोरिक इफेक्ट होती हैं और व्यक्ति में जवानीपन आ जाता है, मतलब उसका बुढ़ापा धीरे धीरे कम होने लगता है और जोड़ों के बहुत सारे दर्द वगैरह, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उसका निदान हो जाता है। परिणाम यह होता है कि आज की डेट में एक एक टाइगर लगभग 20-20 लाख में उसकी हंटिंग होके वो बिक के पूर्वी एशिया के अनेक देशों की ओर चले जाते। इसी का परिणाम यह है कि आज इंडिया में विश्व के अनेक देशों में बड़ी मात्रा में हंटिंग हो रही। आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि 1980 के आसपास एशिया में, अफ्रीका में 1.3 मिलियन हाथी हुआ करती थी। 13 लाख से अधिक हाथी पाई जाती थी। परंतु हाथी दांत के लिए इतना तेजी से उनकी हंटिंग शुरू हुई कि आज की डेट में एक आंकड़ा अभी कुछ दिनों पहले आया है कि अफ्रीका में हाथी केवल 25,000 रह गई। और ये जो 25,000 हाथी हैं, ये भी अगले 10 वर्षों में यानी कि 2025 तक खत्म हो जाएंगे। इस गति से उनका शिकार यदि जारी रहा तो यह भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि मानव की असीमित आवश्यकताएं, अत्यधिक लालचीपन जैव विविधता को तेजी से नष्ट कर रहा है। इसी में एक एग्जाम्पल और बताऊं, वन्य जीवों के अवैध शिकार में जब पुर्तगीज विशेष रूप से मॉरिशस में पहुंचे, आज से 400-500 साल पहले, तो मॉरिशस में एक पक्षी होता था, बड़ा पक्षी डोडो। डोडो एक बड़ा पक्षी होता था। उस बड़े पक्षी का इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया और बहुत तेजी से शिकार किया और कुछ ही वर्षों में पूरे मॉरिशस से डोडो पक्षी गायब हो गया। देखते ही देखते डोडो पक्षी विलुप्त हुआ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, डोडो पक्षी के बाद मॉरिशस के वातावरण से धीरे धीरे एक प्लांट भी गायब हो गया। एक प्लांट भी गायब हो गया वहां से। होता यह है कि एक वहां पे ट्री पाया जाता था पहले, जिसके फल को डोडो पक्षी बड़े प्रेम से खाता था
और उसके फल को बड़ा फल होता था, उसके बाह्य भागों पर एक बड़ी मोटी लेयर हुआ करती थी सुरक्षा की। जब डोडो पक्षी उस फल को खाता था तो उसके पेट में जाने के बाद जो उसके बीज के ऊपर मोटी परत होती थी कठोर, वो डोडो के पेट के एंजाइम से धीरे धीरे डिसॉल्व होता आती थी, कमजोर हो जाती थी। और जब डोडो उस बीज का एक्सक्रीट करता था तो उसकी बाह्य लेयर टूट चुकी होती थी और आसानी से वह बीज फिर उग आता था। जब डोडो पक्षी खत्म हुआ तो बीच में होने वाली यह क्रिया बाधित हुई और इस क्रिया के बाधित होने का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे वह प्लांट भी खत्म हो गया। ठीक, तो इस तरह से जैव विविधता मानव के कार्यों कलाप से धीरे धीरे ह्रास की ओर जा रही है। जरा सोचिए, अपने यहां इंडिया में ही पहले टाइगर, चीता, लोयंस खूब होते थे। चीता का शिकार इतना ज्यादा हुआ कि इंडिया में 1952 में ही घोषित हो गया कि एक्सटिंक्ट कर गया। ठीक है, तो आज चीता नहीं मिलती, केवल चीता की बातें होती हैं। केवल लोग बोलते हैं कि चीता भी पीता है, बाकी ज्यादातर जनरेशन ने चीता कभी नहीं देखा। ठीक है, लोयंस आज की डेट में सिमट कर केवल गिर नेशनल पार्क में रह गए। अफ्रीका के लोयंस, अफ्रीका के टाइगर्स, वे भी धीरे धीरे सीमित हो गए। तो मानव के अवैध शिकारों का परिणाम यह है कि बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो गए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और भी आप लोगों ने सुना होगा, लाल पांडा। लाल पांडा, लाल पांडा पहले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत के रीजन से लेकर उस पूरे एरिया में पाया जाता था। पांडा थोड़ा सा आलसी और भोला प्राणी माना जाता है। चाइना की पैथी में, वहां की जो औषधि प्रणाली थी, उसमें इसकी बड़ी मांग थी। परिणाम यह हुआ कि जिस तेजी से शिकार हुआ वह बहुत जल्दी, चूंकि आलसी होते हैं, ये भी ग्रुप में रहते हैं, पेड़ बांस के झुरमुट में ये पाए जाते हैं, तो धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट कर गए। आज की डेट में लाल पांडा की केवल कहानियां मिलती हैं। आप लोगों ने एक मूवी भी देखी है हॉलीवुड की, रेड पांडा। रेड पांडा एक मूवी भी है, कभी टाइम मिले तो देखिएगा आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि मानव के शिकार ने इसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसके साथ साथ एक और भी, वो भी मानव के क्रियाकलाप से ही जुड़ी हुई है, एंड दैट इज प्रदूषण, पॉल्यूशन। मानव की अनेक प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं से धीरे धीरे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। आप लोग देख रहे हैं, नगरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है, इनसे बहुत सारा कचरा निकलता है। हम लोगों ने पॉल्यूशन में पढ़ा था, पॉल्यूशन तेजी से फैल रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि बड़ी तेजी से जलीय जीव जंतु गायब हो रहे हैं, बहुत तेजी से स्थलीय जीव जंतु गायब हो रहे हैं। आप दिल्ली के बारे में ही सुने होंगे। दिल्ली में पहले बहुत ज्यादा स्पैरो यानी कि ये गौरैया मिलती थी। हमारे गांव देहात में काफी अभी भी मिलती हैं, परंतु ये पहले शहरों से लेके गांव देहात सब जगह इजीली मिलती थी। परंतु आज की डेट में प्रदूषण के कारण गौरैया धीरे धीरे देखते देखते गायब हो गई। इसी तरह से गिद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
गिद्ध जो देखते देखते, हम लोग बचपन में खूब देखते थे गिद्ध को, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ हद तक, परंतु जिस गति से इनकी संख्या घट रही है, आने वाले 10 साल में आप लोग अपने बच्चों को सिर्फ कहानियां सुनाओगे, हम लोग कहानियां सुनाएंगे कि भाई देखो गिद्ध हुआ करता था ना, और ऐसा ऐसा है, और ये भारी भरकम हुआ करता था, और नेचुरल स्कैवेंजर हुआ करता था, प्राकृतिक अपमार्जक यानी सफाई कर्मचारी होता था। ठीक है, तो ये सब कहने की आगे बातें हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी है, बाहरी प्रजातियों का प्रवेश। बाहरी प्रजातियों का प्रवेश। बाहरी प्रजातियां कई बार दूसरे क्षेत्र में जब जाती हैं तो वहां की इकोलॉजी को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे आप लोगों ने ही इंडिया में यूकेलिप्टस सुना होगा। यूकेलिप्टस जो इंडिया में आज पाया जाता है, यहां का पौधा नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, परंतु भारत में जिस तरह से इसने अपना स्थान बनाया, यहां के पर्यावरण को, यहां की इकोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा। राजस्थान के क्षेत्रों में विदेशी बबूल वर्सेस देसी बबूल का काफी वहां पर विवाद है। देसी खेजड़ा बल्कि और विदेशी खेजड़ा, इनका विवाद है। विशेष रूप से अनेक क्षेत्रों में अनेक वनस्पतियां, अनेक जीव जंतु कई बार लाए जाते हैं, और वह जलवायु परिस्थितियां उनके लिए कई बार बहुत ही अनुकूल बनती है। जैसे जलकुंभी, कांग्रेस घास, यह पहले भारत में नहीं थी, परंतु भारत में जैसे जलकुंभी वगैरह कई सारी चीजें ये सजाने के लिए भारत में आई थी, सजावट के वनस्पति के रूप में। परंतु आज की डेट में भारतीय जल क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। आप लोगों को जलीय प्रदूषण में, यूट्रिफिकेशन में इस घटना का मैंने जिक्र किया था। तो बाहरी जीव जंतुओं का प्रवेश, यह इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अनेक ऐसे कारण हैं जो जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।